हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम करने वाले हैं एक नए आईपीओ का एनालिसिस जिसका नाम है एथर एनर्जी लिमिटेड। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कि टोटल इशू साइज, कंपनी का टोटल इशू साइज है ₹2981 करोड़। ये इतने पैसे आईपीओ के थ्रू रेज कर रहे हैं ये कंपनी। इसमें से फ्रेश इशू जो है ये है 2626 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल जो है वो है 354 करोड़। यानी कि इतने जो प्रमोटर्स हैं अपने वो अपने शेयर्स बेचने वाले हैं और फ्रेश इशू में कंपनी खुद पैसा रेज कर रही है। अब इसके हम देख लेते हैं कि क्या क्या यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स हैं फ्रेश इशू के। तो हम देखते हैं जैसे कंपनी का प्लान है कि वो अराउंड केपेक्स करने वाले हैं। जो ये केपेक्स होने वाला है वो एक नई फैक्ट्री अपनी स्टार्ट करने वाले महाराष्ट्र में संभाजी नगर में, जिसके लिए उन्होंने बोला है अराउंड 970 करोड़ रुपीज उनको लगेंगे। फिर कुछ पैसा वो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स में यूज करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी का बोलना है कि वो अराउंड 750 करोड़ रुपीज जो आईपीओ के थ्रू रेज कर रहे हैं उसे यूज करेंगे अपन अपने आर&डी के लिए। इसके अलावा कुछ मार्केटिंग और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रेस्ट ऑफ द मनी दे विल यूज। अब बात करते हैं कि ऑफर फॉर सेल में तो प्रमोटर्स ग्रुप जो है वो अराउंड 350 करोड़ रुपीस के शेयर्स अपने बेच रहे हैं। इसके अलावा जो प्री इशू की प्रमोटर होल्डिंग है वो है अराउंड 52.67% और पोस्ट इशू आफ्टर सेल ये हो जाएगा अराउंड 42.09%। तो जो प्रमोटर्स हैं ये कंपनी, मैं आगे और बताता हूँ इनके प्रमोटर्स के बारे में भी, बट इस कंपनी में जो मेजर स्टेक होल्डर हैं वो है हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड। तो हालांकि ये जो ऑफर फॉर सेल है 350 करोड़ का, इसमें हीरो मोटोकॉर्प अपने कुछ भी शेयर्स नहीं बेच रही है। ये जो कंपनी के को फाउंडर्स हैं, कुछ पी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं और आईआईटी मद्रास जो कि इंक्यूबेटर था इस स्टार्टअप का, वो भी अपने शेयर्स बेच रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ आईपीओ की डिटेल्स। प्राइस बैंड है कंपनी का 304 रुपीज से 321 पर शेयर। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। आईपीओ डेट है जो ये 28 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और ये 30 अप्रैल तक ये ओपन है आईपीओ। लॉट साइज अगर मैं बोलूं तो 46 शेयर्स पर लॉट है। अब इसके अलावा इन्वेस्टर कोटा की अगर बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स अराउंड 75% है कोटा उनका, जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका 15% है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 10% का कोटा अवेलेबल है। इस कंपनी का शेयर लिस्ट होगा 6 मई को और ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर मैं 29 अप्रैल को अराउंड 11 की सुबह मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ₹1 पर शेयर और जो कि हो जाता है अराउंड 0.31% ऑफ देयर लिस्टिंग प्राइस। इसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम का एक ट्रेंड भी है, हालांकि इसका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता है इस ट्रेंड का, बट जस्ट ये मार्केट सेंटीमेंट दिखाता है कि जो 22 अप्रैल को अराउंड 5% यानी 17 रुपीज के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम था, जो कि जैसे जैसे आईपीओ की डेट पास आती रही तो 18 अप्रैल को ये अराउंड ₹1 पे आ गया है। तो आइए अब आईपीओ की डिटेल के बाद हम जानते हैं कंपनी की कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक कंपनी के ओवरव्यू से। तो एथर एनर्जी जो है वो इनके दो को फाउंडर थे, तरुण संजय मेहता एंड स्वप्निल बबनलाल जैन। ये दोनों आईआईटी मद्रास में पढ़ते थे और आईआईटी मद्रास ने ही इंक्यूबेट किया था इनके स्टार्टअप को और तब ये स्टार्ट हुआ था बैंगलोर में 2013 में। ये करेंटली फोर्थ लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है इन द कंट्री और ये डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एंड बैटरी पैक्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी के पास अभी दो प्रोडक्ट हैं, जो कि है एक एथर 450 जो कि 2018 में कंपनी ने रिलीज किया था एंड एथर रिट्जा जो कंपनी ने अप्रैल 2024 में, यानी ये काफी लेटेस्ट रिलीज मॉडल है कंपनी का जो ये रिलीज किया था। इसके अलावा अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करूं तो कंपनी के पास सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि तमिलनाडु में है। इसके अलावा उनकी अगर एनुअल कैपेसिटी की बात करूं मैं तो फुल ईयर अगर हम देखें तो 4.2 लाख यूनिट्स टू व्हीलर कैपेसिटी है कंपनी की फैक्ट्री के पास एंड फॉर बैटरी पैक्स दे हैव 3.7 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी इन बैटरी पैक्स। अब मैं बात करूं अगर स्टोर्स की, तो कंपनी के पास है अराउंड 265 स्टोर्स इन इंडिया, 5 इन नेपाल एंड 10 इन श्रीलंका। इससे ये पता चलता है कि नेपाल और श्रीलंका में भी कंपनी का थोड़ा प्रेजेंस है। हालांकि एक्सपोर्ट नंबर्स में हम देखें तो ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करता है वो एक्सपोर्ट का शेयर, बट हाँ कंपनी के हैं। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो 265 जो स्टोर्स हैं इसमें से
सिर्फ 3 ऐसे स्टोर्स हैं जो कंपनी खुद ओन करती है, यानी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है। हम अगर दूसरे प्लेयर्स देखेंगे, जैसे ओला भी एक प्योर प्ले टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी है इंडिया की, उनका मॉडल होता है कि वो सारे स्टोर्स अपने ओन करते हैं, जबकि एथर का मॉडल अलग है। एथर सिर्फ 265 में से भी 3 ओन करती है, बाकी सब उनकी डीलर मॉडल पे चलते हैं। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रा की बात करूं तो कंपनी के पास 2583 फास्ट चार्जर्स हैं इंडिया में, नेपाल में 22 हैं एंड श्रीलंका में 11 हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा कंपनी R&D के लिए काफ़ी खर्चा कर रही है, तो कंपनी के अराउंड 1589 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 731 यानी कि 46% जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। अब एक बार नज़र डालते हैं कंपनी की वैल्यू चेन में भी कि कंपनी क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, डिज़ाइन करती है और क्या चीज़ें आउटसोर्स करती है। तो आइए नज़र डालते हैं कि कंपनी यहाँ आप देखेंगे ये कंपोनेंट है, फिर अगर डिज़ाइन इन हाउस है, मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस है या आउटसोर्स्ड किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। तो हम देख सकते हैं जैसे बैटरी पैक है, वो कंपनी डिज़ाइन भी खुद करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है। उसके अलावा अगर मैं मोटर बताऊं तो मोटर टोटली आउटसोर्स्ड होता है कंपनी की तरफ से। उसके अलावा हम देखेंगे जितने भी कंपोनेंट्स जो हैं जो एक गाड़ी में लगते हैं, जैसे ट्रांसमिशन से रिलेटेड, मोटर कंट्रोल, डैशबोर्ड, डीसी डीसी कन्वर्टर, हार्नेस, चेसिस, ये सब कंपनी खुद डिजाइन करती है इन हाउस एंड देन दे आउटसोर्स दिस टू समवन एल्स टू मैन्युफैक्चर। ये कंपनी का दिखाता है कि एक असेट लाइट मॉडल की तरफ कंपनी का एक व्यू है कि हम सारी चीजें डिजाइन इन हाउस कर लेते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रहे, बट अल्टीमेटली वील आउटसोर्स दैट टू मैन्युफैक्चर। आइए कंपनी के एक ओवरव्यू के बाद हम अब चलते हैं कुछ की टेक अवेज की तरफ। तो आइए फर्स्ट की टेक अवे की जो ओवरऑल इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट है, इसमें किस टाइप के सेगमेंट का कितना परसेंटेज मार्केट शेयर है। तो हम देखते हैं कि टू व्हीलर जो हैं वो अराउंड 73%, जो टोटल ऑटोमोबाइल्स इंडिया में सेल होती हैं उसका 73% इज जस्ट टू व्हीलर्स। तो ये दिखाता है कि कंपनी के पास कितना बड़ा मार्केट शेयर अवेलेबल है टू सेल दे व्हीकल्स। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल बात करूं तो मैं 16.7% है, कमर्शियल व्हीकल 3.8% है, ट्रैक्टर 3.5 है एंड थ्री व्हीलर्स 3% है। इसके बाद अगर हम डोमेस्टिक टू व्हीलर सेल्स वॉल्यूम के ट्रेंड पे एक बार नजर डालें तो ये FY10 से FY25 तक का फिगर्स लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं FY10 से FY19 तक काफ़ी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया था, और FY19 में जो टू व्हीलर वॉल्यूम्स हैं, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स इंडिया में वो पीक कर गई थी। उसके बाद क्योंकि कोविड हिट हुआ था जिसके कारण से काफ़ी वॉल्यूम्स डिक्लाइन हुई थी, और फिर आप देख सकते हैं उसके बाद FY25 में काफ़ी अच्छी रिकवरी हो चुकी है। हालांकि अगर हम FY19 से कंपेयर करें तो स्टिल ये वॉल्यूम्स अभी भी FY19 के फिगर्स को क्रॉस नहीं कर पाई ये वॉल्यूम फिगर्स। हालांकि इंडस्ट्री वाइड ये बोल रहे हैं कि FY26 में ये उम्मीद है कि ये जो FY19 का नंबर है ये फाइनली क्रॉस हो जाएगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं FY19 से FY25 अगर देखें हम तो CAGR टर्म्स में -1.56% डिक्लाइन हुआ है वॉल्यूम, और अगर हम FY10 से FY25 देखें तो अराउंड 5% CAGR से वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई है। अब जो हमने डोमेस्टिक टू व्हीलर इंडस्ट्री के नंबर्स देखे, तो हम इन नंबर्स को अगर और डायसेक्ट करें, और जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं ये है आइस वर्सेस ईवी के वॉल्यूम्स। तो FY19 से FY25 तक आप देख सकते हैं FY19 में 0.03 मिलियन यूनिट्स ही बस ईवी व्हीकल्स सेल हुए थे, जो कि अगर मैं पेनिट्रेशन की बात करूं तो वो होता है 0.15%। वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से भले ही FY19 से 22 वॉल्यूम डिक्लाइन होता रहा, बट ईवी पेनिट्रेशन भी बढ़ता रहा और ईवी के वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़ते रहे। इसके अलावा अगर मैं FY25 की बात करूं तो ये पेनिट्रेशन 5.9% पे पहुंच गया है, और जो ईवी व्हीकल यूनिट्स हैं टू व्हीलर की वो 1.15 मिलियन बिक चुकी हैं। अब हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स देखने के बाद अगर हम एक बार फ्यूचर के आउटलुक की तरफ नजर डालें तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि जो ईवी व्हीकल्स की वॉल्यूम है वो 0.9 से अराउंड 10.3 मिलियन यूनिट्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है, जो कि FY31 का अनुमान है। अगर हम CAGR टर्म्स में देखें तो 40% अराउंड एनुअली ये वॉल्यूम ईवी की ग्रो हो सकती है इंडिया में। और वहीं अगर मैं आइस इंजन की बात करूं तो ये अराउंड 0 to 2% ग्रोथ का आउटलुक इंडस्ट्री वाइड देखा जाता है। तो आइए अब हम सेकंड की टेक अवे की बात करते हैं, जो कि है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में किस OEM का क्या मार्केट शेयर है। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि FY19 की अगर मैं बात करूं तो हीरो इलेक्ट्रिक
एंड ओकिनावा, ये काफ़ी बड़े दो प्लेयर हुआ करते थे उस समय। हालांकि पेनिट्रेशन भी कम था, वॉल्यूम्स भी काफ़ी लो थी, जैसे कि आप देख सकते हैं 28,000 के अराउंड यूनिट सेल हुई थी FY19 में। तो यहाँ पे ये दो मेजर प्लेयर्स थे। उसके बाद अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो एथर जो कि 10.8% FY20 में उनका मार्केट शेयर था। अब हम ईथर का अगर ट्रेंड देखें तो 9.8%, फिर 7.9, 10.6, अब 11%। और ईयर टू डेट अगर FY25 की बात करूं, यानी कि 9 मंथ FY25 का फिगर है, तो वो 10.7% है। तो हम देखते हैं कंपनी का मार्केट शेयर थोड़ा बहुत लूज करती है और थोड़ा बहुत गेन भी करा है, बट मोटा मोटा देखें तो वो मार्केट शेयर उनका मेंटेन रहा है। वॉल्यूम्स भी अगर नंबर ऑफ उसमें देखें हम, तो वॉल्यूम्स डेफिनेटली इंक्रीज हुए होंगे क्योंकि ओवरऑल साइज ही बढ़ा हुआ है, बट कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा नहीं पा रही है, वो अपना वहीं वहीं पे 10-11% पे मेंटेन कर पा रही है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ओला ने अपने लॉन्च के बाद किस तरीके से मार्केट शेयर FY23 फिर 24-25 में किस तरीके 34% के अराउंड गेन करना चालू किया। यहीं अगर मैं टीवीएस और बजाज जो कि एक लेगेसी OEMs हैं दोनों, इनका अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो ये भी FY21-22 में थोड़ा लैग कर रहे थे, बट हम FY23 से देखेंगे तो टीवीएस भी 11.3% पे आ गई थी और बजाज 3.9, जो कि बजाज ने अपना 3.9 से 18.1 कर लिया है और टीवीएस ने अपना 11 से अराउंड 20% कर लिया है। तो ये हमें देखने में आता है कि जो लेगेसी OEMs थे वो शुरू में भले ही लैग कर रहे थे, बट दे आर कैचिंग अप विद द न्यू कमर्स इन द इंडस्ट्री। तो हमने देखा किस तरीके से मार्केट शेयर का मूवमेंट रहा है अमंग द OEMs। तो आइए नजर डालते हैं कि एथर के लिए क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे कि वो अपना मार्केट शेयर इंप्रूव नहीं कर पाए, सिर्फ मेंटेन कर पाए हैं। तो कुछ अगर रीजंस मैं डिस्कस करना चाहूँ तो इंडस्ट्री में जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया, लेगेसी OEMs भी आ गए, वहां पे प्राइस वॉर्स चालू हो गए। तो इस कारण से भी मार्केट शेयर अपना इंप्रूव करने में अब सारे ही OEMs को दिक्कत जा रही है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एथर के अगर हम मॉडल्स देखें तो एथर सिर्फ दो ही मॉडल्स अपने ऑफर करती है टू कस्टमर्स। तो ये भी देखा जाता है कि अगर OEM के पास मल्टीपल मॉडल्स होते हैं तो लोगों में उतना पेनेट्रेशन इजी हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा और मैं बात करूँ तो एथर की जो व्हीकल्स हैं वो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में देखी जाती हैं। हालांकि जो नए मॉडल्स आए हैं उनमें भी थोड़े मास मार्केट लेवल पे कंपनी ने अपने मॉडल्स की रेंज रखी है, बट मोर और लेस एक प्रीमियम प्रोडक्ट देखा जाता है एथर के मार्केट को। तो आपका जो मार्केट साइज है वो और कम हो जाता है ऐसे में। इसके अलावा कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी काफी वोकल रहा है इस बात को लेके, दे आर टारगेटिंग लेस कैश बर्न एंड दे विल सैक्रिफाइस देयर ग्रोथ टू कंटेन द कैश बर्न। तो ये कंपनी की एक शुरू से फिलॉसफी रही है कि हमें बस कैश बर्न करते जाना है ग्रोथ के लिए, ऐसा उनकी फिलॉसफी नहीं है। आइए तो अब हम अगले की टेक अवे की तरफ नजर डालते हैं, जो कि है कि क्या क्वार्टरली वॉल्यूम ट्रेंड रहा है। हमने मार्केट शेयर तो देख लिया कि ओला का सबसे ज्यादा है, फिर टीवीएस है, बजाज है, देन ईथर। तो आइए कुछ नंबर्स पे भी हम नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से OEMs के वॉल्यूम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिलते हैं। तो हम अगर सबसे पहले ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर लेते हैं तो एथर अगर हम देखेंगे तो एथर ने Q4 में अराउंड 40,000 व्हीकल सेल किए। ये सारा जो डेटा मैंने वॉल्यूम्स का यूज किया है ये सारा वाहन पोर्टल से लिया हुआ है मैंने। तो ये अराउंड 40,000 था, जो कि हम अगर Q4 में FY24 में करेंगे तो ये 35,000 के अराउंड देखने को मिलता है। इसके अलावा ओला का अगर मैं बात करूं तो ओला ने 56,000 बेची हैं। हालांकि Q4 में 1,20,000 व्हीकल्स ओला ने बेच पाया था। ये दिखाता है कि जो इंक्रीज्ड कंपटीशन है उसकी वजह से किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में। और वहीं अगर मैं बजाज और टीवीएस के फिगर्स देखूं तो बजाज 40,000 से 77,000 आ गया है, टीवीएस 56,000 से 73,000 आ गया है। और हीरो हालांकि बहुत छोटा प्लेयर है, उनके इतने वॉल्यूम्स भी नहीं है, हालांकि उनका भी इंप्रूव हुआ है, 7,000 से अराउंड 12,000 वो बेचने लगे हैं। और आप ओवरऑल ट्रेंड पे भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एथर है वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स अपने मेंटेन कर पा रहा है, ओला की काफ़ी डिक्लाइन दिख रहे हैं नंबर्स में, और बजाज और टीवीएस जो कि लेगेसी OEM प्लेयर्स हैं वो अपने धीरे धीरे कैचअप करते जा रहे हैं न्यू इनकमिंग प्लेयर्स के साथ। तो आइए अब नेक्स्ट की टेक अवे पे नजर डालते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कंपनी से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल और ऑपरेशनल मेट्रिक्स पर।
तो हम रेवेन्यू से शुरुआत करते हैं। तो कंपनी अराउंड 409 करोड़ का रेवेन्यू एफ 22 में किया था, जो कि एफ 24 में अराउंड 1700 करोड़ का रेवेन्यू किया। और फिर अगर मैं 9 मंथ एफ 25 की बात करूं तो कंपनी ने अराउंड 1500 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है अभी तक। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे अगर नजर डालें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एफ 23 से एफ 24 में 2% का डिक्लाइन कंपनी ने अपने रेवेन्यू में देखा। हालांकि हम इसको अगर वॉल्यूम से कंपेयर करें कंपनी के, तो एफ 23 में अराउंड कंपनी के 92,000 वॉल्यूम्स थे। फिर एफ 24 में अराउंड 1,09,000 हुए। तो वॉल्यूम नंबर तो इंक्रीज हुए, बट रेवेन्यू स्पीड से नहीं इंक्रीज हो पाया। यह हमें बताता है कि कंपनी जैसे जैसे नए मॉडल्स लाती है, तो जो सस्ते मॉडल्स होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं कंपनी के। तो वॉल्यूम नंबर्स तो बढ़ते हैं, बट रेवेन्यू उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पाता है, जो कि हमें नीचे ये एवरेज सेलिंग प्राइस से भी देखने को मिलता है कि एफ 23 में 1.55 लाख रुपीज़ एवरेज सेलिंग प्राइस थी, जो कि 143 हो गई एफ 24 में। और अगर मैं 9 मंथ एफ 25 में नजर डालूं तो ये 1,29,000 एक एवरेज सेलिंग प्राइस हो गई है कंपनी की। इस कारण से जो रेवेन्यू डिक्लाइन है ये हमको देखने को मिला। अब मैं ग्रॉस मार्जिन पे अगर नजर डालूं तो कंपनी के एफ 24 में अगर अराउंड 9% हुआ करते थे, जो कि इंक्रीज होकर 9 मंथ एफ 25 में 19% हो गए हैं। तो ये इसका क्या कारण है? तो कंपनी का ये बोलना है कि जिस तरीके से वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर करते हैं, वैसे वैसे वो अपने जो उनका मॉडल होता है उसमें नई चीज़ें ऐड करके, नया R&D करके, जो बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट होती है कंपनी के लिए वो कम करती होती जाती है ज़्यादा ज़्यादा R&D करने पर। तो इस कारण से ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और कंपनी का बोलना है जिस तरीके से वो 750 करोड़ रुपीज़ IPO से जो रेस कर रही है वो यूटिलाइज करेगी अपने रिसर्च में, तो उनके ग्रॉस मार्जिन और इम्प्रूव होंगे आगे जैसे जैसे उनकी बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट कम होती जाएगी। यहाँ मैं अगर इबिट्टा में भी नजर डालूं तो कंपनी ने FY 24 में 649 करोड़ का लॉस इबिट्टा लेवल पे देखा था, जो कि अगर मैं 9 मंथ की FY 25 की बात करूं तो ये अराउंड 370 करोड़ का लॉस है। ये हमें जनरली सारे ही जो इलेक्ट्रिक OEMs है टू व्हीलर वाले, वहाँ देखने को मिल रहा है कि वो लॉसेस में अपने प्रोडक्ट्स को उनको बेचना पड़ रहा है, अपने बिजनेस को रन करना पड़ रहा है। और वहीं अगर मैं लेगेसी OEMs की बात करूं, बजाज, TVS, इन टाइप की कंपनियों का, तो यहाँ आपको वो लॉस देखने को नहीं मिलता है। बट हालांकि मैनेजमेंट का और इंडस्ट्री में ये बोलना है कि कुछ कंपनीज लॉस कर रही हैं थोड़ा बहुत, कुछ इबिट्टा लेवल पे ब्रेक इवन पे ये ऐसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बना पा रही हैं। अब अगर मैं लॉसेस की बात करूं, ओवरऑल ये पैट नहीं है, ये लॉसेस हैं। तो FY 24 में अराउंड 1000 करोड़ के लॉसेस कंपनी को हुए थे, और यही 9 मंथ FY 25 में अराउंड 578 करोड़ पे आ गया है। मार्केट शेयर का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। R&D एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो एज अ परसेंटेज एथर 13% FY 24 में करती थी, जो कि थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है 15% 9 मंथ FY 25 में। इतना परसेंटेज कंपनी अपने रिसर्च में कंटिन्यूसली एवरी ईयर एक्सपेंस करती रहती है। डेट टू इक्विटी भी बात करूं तो कंपनी का जो रीसेंट नंबर है जो कंपनी ने दिया है वो है 0.9 टाइम्स। ये भी काफ़ी हाई होता है, और कंपनी ने IPO में भी अपने जो पैसे रेज किए हैं उससे कुछ बोरोइंग्स वो रीपे करने वाले हैं, जिसके कारण फ्यूचर में हमें ये नंबर शायद इंप्रूव होता है देखिए, अनटिल अनलेस कंपनी को लोन ना उठाना पड़े और अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए। चलिए नजर डालते हैं अब नेक्स्ट की टेकअवे पे, जो कि होता है कि कैश बर्न, जो कि प्री स्केलिंग स्टेज पे कंपनी को देखने पड़ते हैं। तो ये ग्लोबली भी ये चीज़ें दिखती हैं कि कंपनी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती हैं उन्हें काफ़ी कैश बर्न करना पड़ता है इनिशियल पीरियड में अपनी कंपनी के। तो हम कभी भी किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं और IPO के लिए स्पेसिफिकली, तो हमें ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर हो जाता है जिसे हमें अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए। और हमें अपनी रिस्क एपेटाइट भी यहाँ से समझ में आती है कि क्या हम स्टिल ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो कंटिन्यूसली कैश बर्न करती जा रही है और फ्यूचर में भी अभी करेगी। और ये तो अब कंपनी अपने कॉन कॉल्स जब चालू करेगी करना, तब और क्लियर होगा कि कंपनी का क्या पाथ है टू प्रॉफिटेबिलिटी, टू बिकमिंग एबिटा ब्रेक इवन। तो आइए नजर डालते हैं। ये एक फिगर है यहाँ पे, टेस्ला है, लाइव वायर है। लाइव वायर हार्ली डेविडसन का जो इलेक्ट्रिक मॉडल है मोटरसाइकिल का, वो है लाइव वायर। एथर है और ओला है। तो हम देखेंगे कंपनी कब कब फाउंड हुई थी, कंपनी ने अपना रेवेन्यू जनरेशंस, इंडिविजुअल कंपनी ने अपना कब कब स्टार्ट किया है। तो अब हम नज़र डालते हैं क्यूमुलेटिव कैश बर्न पे।
तो आप देख सकते हैं टेस्ला ने 2007 से 2012 के बीच में 1269 मिलियन डॉलर्स का कैश बर्न किया है। इतना पैसा उन्होंने बर्न किया है। इसके अलावा लाइव वायर की बात करें तो उन्होंने 2020 से 2024 के बीच में 444 मिलियन डॉलर्स कैश बर्न किया है। वहीं एथर की बात करूं तो उन्होंने 386 मिलियन डॉलर्स बर्न किए हैं और ओला ने 923 मिलियन डॉलर्स बर्न किए हैं। और इसके साथ ही हमें कैश बर्न रेट पे भी नज़र डाल लेनी चाहिए। अब ये कैश बर्न रेट क्या होता है? कैश बर्न रेट होता है कि ये जो क्यूमुलेटिव कैश बर्न है जो हम ऊपर देख सकते हैं, ये ये न्यूमरेटर में रहता है, इसे डिवाइड किया जाता है क्यूमुलेटिव रेवेन्यू से कि कंपनी कितना कैश बर्न करती जा रही है और उसके रिजल्ट में कितना रेवेन्यू कंपनी कमाती जा रही है। तो ये नंबर जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तो लाइव वायर का है यहाँ पे, कि लाइव वायर को कैश ज़्यादा बर्न करना पड़ रहा है क्यूमुलेटिवली, बट क्यूमुलेटिव रेवेन्यू दे आर नॉट एबल टू इंक्रीज इन दैट स्पीड। वहीं हम टेस्ला का देखें तो 1.5 है और एथर 0.6 एंड ओला 0.7 है। तो एथर ने भी अब कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये कैश बर्न जो हो रहा है इसके लिए कि उनके लिए क्या व्यू है और उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो फर्स्ट तो है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्जिन्स पे नज़र डालना। तो कंपनी ने बोला है कि सिंस द लॉन्च ऑफ द 450X मॉडल, जो बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट है कंपनी के लिए, वो 31% से डिक्लाइन हो गई है। इसके में क्या क्या कारण रहा है? तो 18% रिडक्शन हुआ है कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉस्ट में, 6% मैकेनिकल पार्ट्स में एंड 7% इन बैटरी कॉस्ट। अब ये जो बैटरी कॉस्ट की डिक्लाइन है ये तो थ्रू आउट आप OEMs देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है बैटरी की, वैसे वैसे काफ़ी एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन आता जा रहा है ग्लोबली बैटरी की प्राइसेस में। इसके अलावा अब जो ये तो एक पॉजिटिव फैक्टर कंपनी के लिए है, जो नेगेटिव फैक्टर है वो है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आप नया केपेक्स करेंगे जिसके लिए खूब सारा पैसा लगता है, हालांकि वो जो रेवेन्यू उस केपेक्स के कारण जो आएगा उसमें समय लगता है आने में। तो तब तक आपको अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए, उस फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए, वहाँ के वर्कर्स के लिए आपकी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आपका कैश बर्न तो एक तरीके से बढ़ता हुआ दिखता है अगर आप अपनी केपेक्स और करते हैं तो हम एक बार नज़र डालते हैं कि FY23 में कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 40% हुआ करता था। ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, ये जब कैपेसिटी बढ़ी, कंपनी ने 4.2 लाख यूनिट्स अपनी कैपेसिटी बढ़ाई FY24 में, तो ये यूटिलाइजेशन 29% पे आ गया है। और अब जो कंपनी IPO में पैसा उठा रही है, इससे कंपनी अराउंड सबसे पहले 5 लाख यूनिट्स बढ़ाएगी, फिर 5 लाख और बढ़ाएगी, तो 10 लाख यूनिट्स कैपेसिटी और इंक्रीज करने वाले हैं वो, जो कि उनकी टोटल कैपेसिटी को लेके चला जाएगा अराउंड 14.2 लाख यूनिट्स। और कंपनी बेच कितना पा रही है? कंपनी ने FY25 में अराउंड 1,30,000 व्हीकल्स बेचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना आइडल कैपेसिटी कंपनी के पास पड़ी हुई है, और इससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन, वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब का खर्चा आएगा वो P&L पे हिट होगा और कंपनी का कैश बर्न यहाँ पे अफेक्ट ज़रूर होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपने की टेक अवे पे नज़र डालते हैं। तो हमने काफ़ी कंपनी के बारे में डिटेल्स की बात कर ली है, तो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। अब हमारे इस कंट्री में 2 प्योर प्ले 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनीज अवेलेबल हैं। तो आइए हम कुछ पैरामीटर्स पे इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी से। तो जैसे कि मैंने बताया, इथर के पास 4,20,000 यूनिट्स की कैपेसिटी अवेलेबल है करेंटली, वहीं ओला के पास 10 लाख यूनिट्स की अवेलेबल है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर देखा जाए तो FY25 में ईथर का 30% है, ओला का 34% है। अगर मैं नेटवर्क टच पॉइंट्स की बात करूं तो ओला ने रिसेंटली लास्ट ईयर जब दिसंबर में अपने स्टोर्स करे थे, अराउंड 3,000 स्टोर्स उन्होंने एक साथ ऐड किए थे, तो उनका टैली अराउंड 4,000 स्टोर्स के आसपास आता है। हालांकि इसमें मैंने अभी वो नहीं इंक्लूड किया है कि महाराष्ट्र में कई जगहों पे उनके ऐसी खबरें आती रहती हैं कि शोरूम्स पे नोटिस दिए जा रहे हैं और बंद किया जा रहा है, तो वो नंबर क्या है एक्चुअली वो मैंने अभी यहाँ पे माइनस नहीं किया है। तो कंपनी के द्वारा जो बताया गया अराउंड 4,000 स्टोर्स कंपनी के ओला के हैं। और अगर मैं एथर की बात करूं तो उनके अराउंड 280 स्टोर्स हैं, और IPO में भी वो काफ़ी अराउंड 300 करोड़ रुपीस अपने स्टोर एक्सपेंशन है उसमें भी यूटिलाइज करेंगे। अब मैं एनुअल सेल्स वॉल्यूम की बात करूं FY25 के,
तो 1,30,000 व्हीकल्स ईथर ने बेची थी और 3,43,000 ओला ने बेची थी। हमने मार्केट शेयर में भी देखा था कि ओला करंटली लीडिंग है, फिर उसके बाद टीवीएस है और बजाज है एंड देन ईथर है। एवरेज सेलिंग प्राइस अगर मैं देखूं तो जैसे कि मैंने बताया थोड़ा प्रीमियम साइड पे है कंपनी, तो 1,43,000 है और वहीं ओला का 1,39,000 पे एवरेज सेलिंग प्राइस आती है। मार्केट शेयर हम अगर देखें तो अराउंड ओला का 34% है 9 मंथ FY25 में और वहीं ईथर का 10.7 है। एनुअल रेवेन्यू की बात करूं अगर तो FY24 में 1700 करोड़ था, वहीं ओला का 5000 करोड़ था, जहाँ की ओला ने अपना काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखा था FY24 में, वहीं ईथर ने अपने रेवेन्यू में डिक्लाइन देखा था। ग्रॉस मार्जिन अगर मैं 9 मंथ FY25 की बात करूं तो ईथर के 19 है, वहीं ओला के 24% है। और दोनों ही कंपनियों का अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो दोनों ही कंपनी अपने कैश बर्न को लेके बातें करती हैं और किस तरीके से वो अपनी कॉस्ट कम करके और इस लॉस को मिनिमाइज करना, अपने मार्जिन से इम्प्रूव करना, ये दोनों ही कंपनियां बात करती हैं। तो हमें एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए दोनों को कंपेयर करके। अब वहीं अगर मैं इबिटा लेवल के लॉस की बात करूं तो 650 करोड़ और यहाँ ओला 1000 करोड़ का लॉस करती है। अगर एनुअली लॉस की बात करूं मैं, ये है अराउंड 1000 करोड़ एथर का और ओला का है अराउंड 1500 करोड़। टोटल कैश बर्न टिल डेट मैंने ये फिगर्स आपको टेस्ला और लाइबा के साथ कंपेयर करके जो कि डॉलर्स इन मिलियन में बताया था, तो यहाँ पे मैंने दोनों को इन करोड़ किया है, तो अराउंड 3300 करोड़ का FY19 से FY25 में ईथर का हो रहा है। वहीं ओला ने अराउंड 8000 करोड़ का कैश बर्न कर चुकी है जब से वो अपना रेवेन्यू कमाना स्टार्ट किया है तब से। डेट टू इक्विटी अगर करूं तो ओला का काफ़ी हाई है, FY24 में 1.35 टाइम्स हुआ करता था और वहीं ईथर का 0.9 टाइम्स होता है। और हम अगर R&D एक्सपेंस की भी बात करें तो ईथर अराउंड 13.2% अपने FY24 के रेवेन्यू नंबर्स पे किया था और ओला ने 7.3%। हालांकि रेवेन्यू में क्योंकि डिफरेंस है तो जो एक्चुअल अमाउंट है वो ओला का ज़्यादा आएगा, ईथर का कम आएगा, बट ऑन अ परसेंटेज लेवल हम देखें तो ईथर इज डूइंग मोर परसेंटेज एक्सपेंस टुवर्ड्स देयर R&D। तो आइए नेक्स्ट की टेक अवे पे नजर डालते हैं जो कि है कि इस इंडस्ट्री में और ईथर को क्या की रिस्क हैं अपने फ्यूचर को लेके। तो फर्स्ट की रिस्क अगर हम नज़र डालें तो ये है कि जो ओवरऑल इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन आ जाता है तो हमें देखा जाता है सबसे पहले लोग गाड़ियां खरीदना कम कर देते हैं। तो ये रिस्क हमेशा एक हर तरीके के ऑटो OEM के ऊपर रहता है कि अगर ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है तो उनके वॉल्यूम्स में डिक्लाइन हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो कस्टमर होता है उसकी बाइंग डिसीजंस ऐसे ही इम्पैक्ट करते हैं कि वो शुरू में अपना पैसा फिर अपनी नेसेसिटीज़ पे ज़्यादा यूज़ करने लगता है। इसके अलावा मैं बात करूँ सेकंड होता है कि हमने जैसे देखा एवरेज सेलिंग प्राइस कंपनीज की कम होती जा रही है ओवर द ईयर्स। तो अगर ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये अगर बढ़ने लगी तो फिर देन एक हर्डल आ जाएगा कस्टमर्स को इस प्रोडक्ट को के एक्सेप्टेंस के लिए। और मैं जैसे अगर बताऊं तो ओवरऑल ग्लोबली देखा जा रहा है कि बैटरी प्राइसेस फॉल हो रही हैं और हमने देखा कि कंपनीज के पास कितनी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अवेलेबल है, तो आगे जाके ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज भी आएंगी। बट अगर सप्लाई चेन ही कंस्ट्रेंट हो गई, जैसे कि हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं, कंट्रीज आजकल एक दूसरे पे टैरिफ लगा रही हैं, फिर इस तरीके से सप्लाई चेन डिसरप्शन भी आएगा। जैसे कि हमको पता है कि चाइना एक बड़ा मेजर प्लेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स के लिए, मिनरल्स के लिए, अलग अलग सेमीकंडक्टर्स। तो ये सब ग्लोबल सिनेरियो भी हमें नज़र में रखने चाहिए, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जाके व्हीकल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाए। इसके अलावा जैसे मैंने और पहले भी बात करी, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स काफ़ी है। इंडिया अपने लिथियम आयन के इंपोर्ट्स पे भी सेल्स जो होते हैं उसके लिए काफ़ी डिपेंडेंट है बाहर के सोर्सेज पे। हालांकि कुछ रिजर्व्स लिथियम आयन के इंडिया में भी पाए गए हैं, बट उसे माइन करना, फिर उसे उतना प्रोसेस करना कि वो सेल के लिए यूटिलाइज हो पाए, काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो कि हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा कि ये किस तरीके से इंडिया में इवॉल्व होता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बात करी कि एक और जो की रिस्क है वो है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो इंडिया में काफ़ी बढ़ती जा रही है विद इन इंडियन प्लेयर्स, और ग्लोबली भी और प्लेयर्स आने वाले हैं। अब जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि इंडिया अपने टैरिफ काफ़ी लो कर देगा फॉर ग्लोबल OEMs टू सप्लाई देयर व्हीकल्स इन इंडिया। तो वहाँ से भी हमें एक ग्लोबल कंपटीशन भी हमें आगे फ्यूचर में नज़र आता हुआ दिखता है। अब अगर लास्ट की टेक अवे की बात करें
तो जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है वैल्यूएशंस का। तो मैं अगर पोस्ट इशू मार्केट कैप पे नज़र डालूं एट अपर प्राइस बैंड, तो कंपनी का मार्केट कैप निकल के आता है अराउंड 12,300 करोड़ का, और कंपनी का अगर मैं एनुअलाइज्ड रेवेन्यू लूँ तो वो होता है अराउंड 2,100 करोड़ का। तो इससे इम्प्लाइड जो प्राइस टू सेल्स रेशियो निकल के आता है वो आता है 5.84 टाइम्स, मतलब कि कंपनी अपने सेल्स का 5.84 टाइम्स मार्केट से पैसा उठा रही है इतने वैल्यूएशंस पे। अब अगर हम इसे कंपेयर करें जो एग्जिस्टिंग ओईएम्स हैं इंडिया में, तो ओला अभी करंटली ट्रेड कर रहा है एज ऑफ 28 अप्रैल 4.36 टाइम्स ऑफ इट्स रेवेन्यू, टीवीएस कर रहा है 2.9 टाइम्स ऑफ इट्स रेवेन्यू, एंड बजाज ट्रेड करता है अराउंड 4.68 टाइम्स ऑफ देयर रेवेन्यू। तो हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो एथर अपना जो आईपीओ लेके आ रहा है वो रिलेटिवली अपने कंपटीशन से एक हाई वैल्यूएशंस पे लेके आ रहा है। तो फाइनली अगर मैं अपना डिस्कशन कंक्लूड करूं इस आईपीओ पे, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो एक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा काफ़ी अच्छे से एनालाइज और कंपेरेटिव एनालिसिस एक अच्छा कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला होता है जैसे कैश बर्न है, तो हमें ज़रूर ये अच्छे से कंपनी का एनालाइज कर लेना चाहिए, कंपनी अपना कितना कैश बर्न कर रही है ईयर ऑन ईयर क्यूमुलेटिवली, और उस कैश बर्न के रिजल्ट में वो कितना रेवेन्यू अपना इम्प्रूव कर पा रही है, क्या रेवेन्यू ग्रोथ ला पा रही है उस कैश बर्न को करके। ये सब पैरामीटर्स देखना एक बहुत ज़रूरी है। हमें अपना रिस्क एपेटाइट भी समझ में आता है फिर ऐसी कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो। उसके अलावा अगर वैल्यूएशंस पे भी हमें नज़र डालें, जैसे हमने देखा प्राइस टू सेल्स रेशियो देखा हमने डिफरेंट कंपनीज का, तो ये भी एक हमें वैल्यूएशन को एक बार नज़र डाल लेना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो व्हीकल वॉल्यूम की ग्रोथ है कि वॉल्यूम किस तरीके से कंपनी अपने ग्रो कर पा रही है और उसके साथ उसका रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जैसे कि हमने एक बार और देखा कि वॉल्यूम ग्रो हुई बट रेवेन्यू ग्रो नहीं हुआ, ये सब चीज़ें हमें नज़र डाल लेनी चाहिए। इसके अलावा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कंपनी का और कितनी एक्सेस कैपेसिटी कंपनी के पास अवेलेबल ऑलरेडी पड़ी हुई है, इन पे भी हमें नज़र डाल लेना चाहिए। इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि कंपनी क्या इम्प्रूव कर पाएगी अपने डिफरेंट पैरामीटर्स पे। और यहाँ हमें एक रिस्क भी पता चलती है कि एग्जीक्यूशन रिस्क एक बहुत बड़ी होती है अगर ह्यूज कैपेसिटी अनयूटिलाइज पड़ी हुई है तो। और इसके अलावा कंपटीशन हमने बात करी ली है कि सीवियर कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में। और जैसे कि ये जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं इन्हें हमें एनालाइज करने के लिए एक और पैरामीटर पे ध्यान देना चाहिए जो कि होता है उनके मार्जिन्स, और उसके साथ ही साथ वो कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या क्या करने वाली है। ये जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं वो ज़रूर इस चीज़ों पे बात करती है और हमें इन चीज़ों पे भी एनालाइज कर लेना चाहिए। आई होप आपको ये आईपीओ का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।